हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेज पर। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, ये क्लास 10th का ज्ञान सीरीज हमने शुरू किया है हिंदी का। हिंदी के जितने भी चैप्टर है सबको आप सब्जेक्टिव करेंगे। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। ठीक है, पहला हमारा सवाल क्या है कि भारत को पहचान सकने की दृष्टि आवश्यकता क्यों वांछनीय और क्यों है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बतलाया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के विज्ञान में, ज्ञान में एवं नीतिशास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेखक की दृष्टि में उच्च सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, और क्यों। तो इसका राइट आंसर होगा, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, समाहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना सिर्फ गांवों में ही कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की ग्रामीण पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, इसको स्पष्ट करें। ठीक है, प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में है। कहाँ पे है, ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास के संबंध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है। क्या करनी है, क्षमता प्राप्त करनी है। उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को हवाला दिया और क्यों दिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उसका महत्व नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण था। ठीक है, अगला सवाल, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए। हमारे भारत के साथ यूरोप का व्यापारिक संबंध प्राचीन समय में किस तरह से था, उसका प्रमाण क्या है, लेखक ने समझाया कैसे। लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर और मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, अगला सवाल, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में आवागमन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मैक्समूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए। ठीक है, इसका आंसर होगा, मैक्समूलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। पहली विशेषता क्या है, कि संस्कृत प्राचीन है एवं इसके वर्तमान स्वरूप में अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी
ट्यूटोनिक भाषाओं के केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या आसानी से हल किया जा सका। ठीक है, अगला सवाल, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन के पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभों क्या क्या हुआ। ठीक है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव के जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास, ठीक है, विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यानी लेखक ने हमारे भारत को इस पूरे पृथ्वी का सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से भरे देश को क्यों कहा भारत को। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ। यहाँ के जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे समाधान ढूंढे निकाले गए जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण से सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यंत्र नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर किसको कहा और ऐसा कहना क्या उचित है, इसको अपने शब्दों में लिखिए, स्पष्ट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझा, जाना, संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीनतम स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं, यह उचित है। ठीक है, अगला सवाल, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। हम भारत से क्या सीखे, पाठ के आधार पर बताइए। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, जो हमारा चैप्टर है उसके आधार पर आपको बताना है। ठीक है, प्राचीन भारत काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य जीवमा रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पारसियों के जरसूत्र धर्म की शरण शैली है। आज यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अवलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, अगला सवाल, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह का भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक ने बतलाया कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्वों से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। ठीक है, अगला सवाल, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास, उसके शाखाओं प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। ये हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि ये आपको हो सकता है कि 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल क्या है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह का भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने बतलाया कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाओं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित रही है। भारत में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर खाल में गधा
वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है। अर्थात भारतीय नीति कथाएं यूनान से कैसे जुड़ी है, यह एक शोध का विषय है।